या हमने ये आधार रखा, हमने कहा चलिए जो अच्छी लड़कियां हैं सब 90 में डालो और जो कमजोर लड़कियां हैं वो सब 90। तो वर्गीकरण के लिए हमें कोई ना कोई एक आधार लेना जरूरी है। उसी प्रकार से जब बहुत सारे तत्व हमारे पास हो गए, तत्वों की संख्या इस समय है 115। कितनी है? 115। अच्छा, तत्व कहते किसे हैं? तत्व क्या चीज है? ये लड़की खड़ी होकर के बोले। हाँ, इसे रासायनिक विधि द्वारा और विकसित नहीं किया जा सकता। जैसे आप यहाँ पूछें ये क्या है? यस माने हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, आयरन, इस तरीके से बहुत सारे पदार्थ तत्व हैं। बहुत कम से कम 115 तत्व। कितने हैं? तो हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, कार्बन हो गया। ये सब आप कक्षा नंबर पढ़ चुके हैं, उसका हम एक रिवीजन। ये है कार्बन, आयरन, इस तरीके के कई तत्व होते हैं। प्रकृति में अब तक ज्ञात तत्व 115। 98 आपके हैं जो प्रकृति में पाए जाते हैं, और 23 है जो कृत्रिम मतलब बनाए गए, आर्टिफिशियल तरीके। अब आज हम आपको बताएंगे तत्वों का वर्गीकरण। तत्वों के वर्गीकरण में शुरू से जब हम देखते चले आ रहे हैं तो इसका मेनली क्या और सारणी बाद में आती है, उससे पहले कुछ और तरीके बताए गए थे। पहला था डोबर नियम का त्रिक समूह नियम। पहला देखिए तत्वों के वर्गीकरण में है, हेडिंग डाल लीजिए सब लोग, डोबर नियम का त्रिक नियम। आधार क्या रखा गया तत्वों के वर्गीकरण का? परमाणु भार। क्या आधार रखा गया? परमाणु भार। एक बार हम आपको फिर से बता दें परमाणु भार होता क्या लीजिए, कक्षा 9 याद करिए। हम क्या बताते थे? ये होता है नाभिक। क्या होता है? नाभिक। नाभिक में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं? नाभिक के बनी बाहर जो कक्षाएं होती हैं उनमें चक्कर ये होते हैं इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन इनमें होते हैं, इनमें माइनस चार्ज है, प्रोटॉन पे प्लस चार्ज। परमाणु भार क्या होता है? प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग। ये तो परमाणु भार होता है। हमने आपसे कहा कि जब तत्वों का वर्गीकरण किया गया तो आधार बनाया गया परमाणु भार। क्या आधार बनाया गया? परमाणु भार। कोई एक गुण ले लिया गया। परमाणु भार के आधार पर देखा गया कि जब हम तत्वों को डोबर नियम में तीन तत्वों के समूह लिए और देखा वो 3 तत्व। अब आपको एक बार फिर क्लियर करते हैं, परमाणु भार जरा देख लीजिए फिर हम आगे बढ़ेंगे। परमाणु भार बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या प्लस, हम साइड में लिख रहे हैं प्रोटॉनों प्लस न्यूट्रॉनों, मतलब इनकी संख्या का योग। पर अब ये शब्द आएगा परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक कक्षा 9 जरा याद करिए। परमाणु क्रमांक बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या। कितने इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन। इसी को कहा गया, प्रोटॉन की संख्या को कहा गया धनावेश। धनावेश की संख्या ये आपका कक्षा 9। अब हम आपको बता रहे थे डोबर नियम। तो इन्होंने 3 तत्वों के समूह लिए। पहला जैसे लिया लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। इनके परमाणु भार देखिए। परमाणु भार लिथियम का 7, सोडियम का 23, ये है तत्व, ये है इनके परमाणु भार। और इसका था 30। आइए वो देर आपको कर देते हैं कहां से आ
उधर। तो डोबर नियम ने बताया ये 3 समूह लिए, इसमें इन्होंने देखा कि पहले और तीसरे की परमाणु भार का समांतर मार्ग होता है बीच वाला। समांतर मार्ग माने पहला और तीसरे को जोड़ी और 2 से भाग कर। तो इन्होंने देखा ये जब होता है, ये जो तीसरा वाला होता है बीच वाला पहले और तीसरे का 7 + 39 बटे 2 समांतर मार्ग यही तो होता है। इसको जब हमने जोड़ा 9 7 16 46 हो गया बटे 2 बराबर 23। तो आपने देखा कि जो बीच वाला होता है पहले और तीसरे का समांतर मार्ग, ये इस पे निशान लगाइए। डोबर नियम के त्रिक समूह नियम में निशान लगाओ यहां से। 1829 में जर्मन वैज्ञानिक डोबर नियम ने 3 ऐसे तत्वों के कुछ समूहों को प्रस्तुत किया जिनके गुण परस्पर समान थे। यहां से लेकर के ये एक आप उदाहरण लिखेंगे, जिनके गुणों की तीव्रता बढ़ते हुए परमाणु भार के साथ घटती थी और बीच के तत्व का परमाणु भार पहले और तीसरे के समांतर माध्य के बराबर होता था। यहाँ तक निशान लगाया निशान। ये आपको मिल जाएगा डोबर नियम का त्रिक। अब आ गया ये न्यूलैंड का अष्टक नियम। न्यूलैंड वो काफी बाद की है, ये सब पहले आधार रखे गए थे। फिर इनमें देखा गया कि कुछ जो है ये हमारे गलत साबित हुए। हमने बनाया तो जैसे कोई काम करने शुरू करने चलते हैं तो कहीं से शुरू करते हैं, तो ये यहाँ से शुरू किए थे, लेकिन जब हम आगे तक बढ़े तो मेंडली की आवश्यकता काफी बाद में आई। तो ये आइए न्यूलैंड का अष्टक। तुम कहाँ से आती हो? फोटोकॉपी करा रही हो? क्या नाम तुम्हारा? न्यूलैंड का अष्टक नियम आया 1863 से 65 में। इन्होंने तत्वों को परमाणु भारों के क्रम में व्यवस्थित करने पर देखा, जैसे आपके आते हैं वो म्यूजिक में सा रे गा मा पा धा नी सा, और फिर आप आ जाते हैं सा पे लौट आते। ऐसे तो करते हैं सा रे गा, मतलब 7 स्वर आए और फिर 8वें में पहले वाले की पुनरावृत्ति हो गई। ऐसे तो स्वर होते हैं। ठीक वही नियम न्यूलैंड ने भी अपनाया। उन्होंने परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में रखा तत्वों को और देखा कि 8वां तत्व जो होता है वो पहले तत्व के गुणों की पुनरावृत्ति करता है। न्यूलैंड के अष्टक नियम में देखिए यही लिखा हुआ है। तत्वों के इस वर्गीकरण को 1863 से 1865 के मध्य न्यूलैंड ने पेश किया था। न्यूलैंड ने क्या, उन्होंने ज्ञात तत्वों को परमाणु भारों के क्रम में, किताब देखो किताब, व्यवस्थित करने पर देखा कि अनेक स्थितियों में 8वें तत्व के रासायनिक गुणों की पुनरावृत्ति होती है। अर्थात जब तत्वों को परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में रखा जाता है तो 8वें तत्व के गुण पहले तत्व जैसे होते हैं। जैसे एक हम सारणी आपको बना रहे हैं। ये सारणी में ये है हाइड्रोजन, ये है लिथियम, ये है बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। फिर इधर हमने ये 1 2 3 4 5 6 7 वही सारे गामा पा वाला जो है सा रे गा मा पा धा नी फिर सा आता है। जैसे संगीत में चलता है ठीक वही इसमें भी चला। इधर आए आपके फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम,
मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सल्फर, फास्फोरस और सिलिकॉन, फास्फोरस और सल्फर। तो हमने देखा कि जब ये तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भारों के क्रम में हमने रखा तो ये जो आठवां तत्व है, आठवें तत्व के गुण पहले तत्व के समान मिलते हैं। इसी तरीके से इसको यदि हम आगे और बढ़ा लें, यहाँ पे आ जाएगा फ्लोरीन, पोटेशियम, कैल्शियम, पोटेशियम, कैल्शियम, क्रोमियम है इसके बाद, हाँ क्रोमियम भी आता है, टाइटेनियम, Mn और आयरन। तो ये हमारा सिद्धांत जो है 18 तत्वों तक तो सही चला। जैसे ये हो गए 1 2 3 4 5 6 7 7 7 14 14 4 18, ये यहाँ तक तो सही चला, लेकिन आगे ये नियम एकदम सही लागू नहीं हो पाया, इसलिए फिर इस नियम को छोड़ना पड़ा। हमने देखा हाइड्रोजन के गुण फ्लोरीन, और फिर इससे सातवां कौन सा आ गया, क्लोरीन। तो इन तीनों के गुण आपस में मिलते थे। फिर इनके मिले लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम, बोरान, एल्युमिनियम और क्रोमियम, ये यहाँ तक तो मिले। इसके आगे के हमने गुणों में देखा कि ये नियम अब आगे नहीं लागू हो रहा, 18 तक तो लागू हुआ, लेकिन आगे ये नियम हमारा लागू, फिर कोई नई खोज करनी पड़ी। अब नई खोज में फिर आई मेंडलीव की आवर्त सारणी। मेंडलीव की आवर्त सारणी न्यूलैंड के एस्टर नियम में, चलिए निशान लगाइए पहले, देखो कहां से कहां तक लिखना है। हेडिंग डालेंगे न्यूलैंड का एस्टर नियम, यहां से डालिए उनके लिखा है, उसने ज्ञात तत्वों को, ये लिखा है उसने, छोड़िए लिखिए, तत्वों को परमाणु भारों के क्रम में व्यवस्थित करने पर देखा गया कि अनेक स्थितियों में प्रत्येक आठवें तत्व के रासायनिक गुण की पुनरावृत्ति होती है। अर्थात जब तत्वों को उनके परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में रखा जाता है तो आठवें तत्व के सामान्य गुण पहले तत्व के गुणों के समान होते हैं, इसे कहते हैं न्यूलैंड का एस्टर। और आप ये सारणी जो है पूरी मत बनाइएगा, केवल एक इधर वाली बना लेना और एक इधर, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं। अब आइए मेंडलीव का आवर्त नियम आया। इसके बाद जब कोई नियम लागू नहीं हो पाया, कुछ तत्वों तक तो लागू होता है और कुछ तत्वों के बाद फिर ये नियम लागू नहीं हो पाया, तो आया मेंडलीव का आवर्त नियम। मेंडलीव ने क्या किया, मेंडलीव ने भी आधार वही रखा, परमाणु भार। कोई एक हमने कहा था ना, कोई एक गुण लेंगे तो क्या लिया इन्होंने, परमाणु भार। मेंडलीव ने भी इस नियम को प्रतिपादित किया और आधार लिया उसका तत्वों का परमाणु भार। उन्होंने तत्वों को उनके बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया, परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया। तो एक आवर्त सारणी हम आपको पुरानी इनकी बनाकर दिखा रहे हैं ब्लैक बोर्ड पे। ये आवर्त सारणी मान्य नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपको एक थोड़ा सा इसका उदाहरण देंगे। ये बनी है श्रेणी और इधर वर्ग थे, वर्ग थे 8 पर, 1 फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, इसको बनाना नहीं, बनानी दूसरी वाली है, 4, 5, 6, 7 और इसमें हमने तत्वों को परमाणु
भारों के बढ़ते हुए क्रम में रखा। तो ये आपकी श्रेणी आई पहली। इस तरीके से जो है इन्होंने 12 पॉइंट लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 नीचे तक। इसमें इन्होंने आधार लिया तत्वों का परमाणु भार। तो देखिए इन्होंने नियम दिया कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। ये है मेंडलीव का आवर्त नियम। इस पे निशान लगाइए, निशान लगाओ इस पे। तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक, और यही हेडिंग पड़ेगी। हेडिंग क्या पड़ेगी? मेंडलीव का आवर्त नियम। तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। कहने का मतलब यह है कि तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाए तो एक निश्चित समय के पश्चात समान गुण वाले तत्व फिर पाए जाते हैं। ऐसे तत्व पाए जाते हैं जिनके गुण समान होते हैं। जैसे अभी आपने न्यूलैंड के अष्टक नियम में देखा था, 8वें तत्व 7वें तत्व के बाद 8वां तत्व पहले तत्व के गुणों की पुनरावृत्ति करता है। ठीक वही यहाँ पर भी इन्होंने बताया कि यदि तत्वों को उनके परमाणु भारों के क्रम में व्यवस्थित करें तो निश्चित एवं समान क्रम अंतराल के बाद लगभग समान गुण वाले तत्व पाए जाते हैं। इसमें हम थोड़ी सी आपको ये बनाकर दिखाएंगे। इसमें पहले वर्ग में रखा गया हाइड्रोजन। क्या रखा गया? हाइड्रोजन। फिर यहाँ पे है लिथियम, ये है बेरिलियम, यहाँ पे बोरान, फिर है कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। फिर यहाँ पे है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, एसआई, सिलिकॉन, पी, एस और सी। फिर एक और है पोटेशियम, कैल्शियम। ये तत्व अज्ञात था, ये तत्व इसके लिए कुछ लिखा नहीं है। फिर है टीआई, बी, क्रोमियम और यहाँ पर भी कुछ तत्व इस तरीके से नीचे तक परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया। ये मेंडलीव की पुरानी आवर्त सारणी है। लेकिन जब हमने इसमें बढ़ते हुए क्रम में हमने परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में रखा तो हमने देखा कि कुछ दोष आ गए। दोष क्या आ गए? देखिए इधर आइए। मेंडलीव ने केवल परमाणु भार पे ज्यादा जोर दिया कि परमाणु भारों के तत्वों को किस आधार पर रखा जाए? परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में। किस क्रम में रखने को कहा था? परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में। इसमें दोष आ गए। अब यहाँ पर से हेडिंग आएगी, वो तो मेंडलीव की आवर्त सारणी, मतलब मेंडलीव का आवर्त नियम क्या होता है वो आपने निशान लगाया। अब आइए मेंडलीव की आवर्त सारणी के दोष। अब देखिए यहाँ पर ये सब खाली पड़े हैं। दोष ये हुआ है, वहां तक निशान लगाया। अब आगे आइए मेंडलीव की आवर्त सारणी के दोष। ये वाली सारणी आपके देखिए किताबों में बनी हुई है, जो हमने ब्लैक बोर्ड पे बनाई थी। ये देखिए आपकी किताबों में बनी। पहला दोष ये था कि तत्व का बढ़ते परमाणु भार के अनुसार तत्वों का क्रम जो है बढ़ते हुए परमाणु भार के अनुसार नहीं है। पहला दोष यह है। मेंडलीव की आवर्त सारणी में 4 ऐसे तत्व आ गए
जो जिनका कि अधिक परमाणु भार वाला पहले आ गया और कम परमाणु भार वाला तत्व बाद में। जबकि हमने क्या किया था, परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में हमने मेंडलीव की आवर्त सारणी को व्यवस्थित किया। इसमें एक तत्व ये है आर्गन। कौन सा है? आर्गन। आर्गन ये पहला दोष होगा। पहला दोष देखिए हेडिंग है, तत्वों का क्रम बढ़ते परमाणु भार के अनुसार ना होना। इसमें जो है आर्गन जिसका कि परमाणु भार होता है 39.4, ये पहले आ गया और पोटेशियम बाद में। पोटेशियम के जिसका है 39.1, ये इसका दोष आ गया। इसी में एक और आया कोबाल्ट। कोबाल्ट का परमाणु भार है 58.94, ये भी पहले आ गया। और निकेल जो है 58.96, ये बाद में। जबकि इस तरीके से जो है मेंडलीव की आवर्त सारणी में जो है तत्वों का क्रम परमाणु भार के अनुसार ना होना, पहला दोष किया गया। दूसरा है समस्थानिकों का स्थान इस सारणी में नहीं था। समस्थानिक जरा याद कीजिए, समस्थानिक जब कक्षा 9 में आपने पढ़े थे तो समस्थानिक क्या होते हैं? समस्थानिक वे होते हैं जिनका परमाणु भार तो भिन्न होता है लेकिन परमाणु क्रमांक समान होता है। जिनका परमाणु भार भिन्न था और परमाणु क्रमांक समान। मेंडलीव की आवर्त सारणी में समस्थानिकों का स्थान नहीं। यहाँ से आइए, परमाणु भार के आधार पर क्रमायोजित करने पर इन समस्थानिकों को भी सारणी में पृथक स्थान मिलना चाहिए, परंतु मेंडलीव की आवर्त सारणी में ऐसा संभव नहीं। दूसरा दोष क्या आया? समस्थानिकों का स्थान। ठीक है, इस पे निशान लगाइए। ये दोष चल रहे हैं। पहला क्या है? तत्वों का क्रम बढ़ते परमाणु भार के अनुसार ना होना। केवल ये दो उदाहरण लिखिएगा। फिर आइए, समस्थानिकों का स्थान ना होना, केवल ये मोटा वाला लिखिए, इस पे निशान लगाइए। परमाणु भार के आधार पर क्रमायोजित करने पर इन समस्थानिकों को भी सारणी में पृथक स्थान मिलना चाहिए, पर मेंडलीव की आवर्त सारणी में ऐसा संभव नहीं। तीसरा आइए, हाइड्रोजन का द्वैत व्यवहार। द्वैत मतलब दो तरीके का व्यवहार। द्वैत व्यवहार क्यों है इसको हम आपको आगे बताएंगे। तीसरा पॉइंट था हाइड्रोजन का द्वैत व्यवहार। हाइड्रोजन को दो जगह रखा गया। पहले तो जो पहले वर्ग में रखा गया था क्षार धातुओं के समान, फिर 7वें वर्ग में रखा गया। ये हम आपको आगे बताएंगे ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि उसका परमाणु क्रमांक कितना है? 1। परमाणु भार भी 1। तो ये बताएंगे क्यों रखा गया है, क्योंकि जब परमाणु क्रमांक 1 होता है तो या तो ये एक किसी को दे दे एक्स्ट्रा है, या किसी से ले ले दो होने के लिए। क्योंकि जब आप आगे पढ़ते हैं, कक्षा 9 पढ़ते हैं, तो 12वीं कक्षा में कम से कम कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 2। स्थायी होने के लिए 2, 8, 18 ऐसे थे, इसलिए इसका व्यवहार ऐसा है। तो हाइड्रोजन का द्वैत व्यवहार है, तो इसको पहले वर्ग में रखा गया क्षार धातुओं के साथ, प्रथम वर्ग की, और दूसरे एक निकाल दिया ग्रुप में से, तो इसको रखा गया है मतलब हैलोजन के साथ। हैलोजन का मतलब है फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन, तो इसको दो जगह रखा गया। आगे आइए, असमान तत्वों को एक ही वर्ग में रखना, ये इसका दोष आया। चौथा दोष आपका आता है
अभी हम वाली सारणी बनाएंगे जो आपकी मेनलीफ की आवृत सारणी वास्तव में, ठीक है। इसमें इन्होंने प्रथम समूह के क्षारीय धातु और बी समूह के मुद्रा धातु व सप्तम वर्ग के हैलोजन और बी के एमिन धातु में काफी असमानता है, लेकिन फिर भी उन्होंने इनको एक साथ रख दिया। ये है आपके मेनलीफ की आवृत सारणी के एक चीज और आई, जीरो ग्रुप बाद में हो जाएगा। जीरो ग्रुप वो होता है जिसका 8वां, जिसमें पूरे 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बाहरी कक्षा पूर्णतया पूर्ण होती है। जब आपने कक्षा 9 में पढ़ा था तो आपने देखा था हीलियम, नियॉन और आर्गन ये कुछ ऐसी गैसें थी जिनकी बाहरी कक्षा टोटली फिल्ड थी, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन। ना तो इनको लेने की जरूरत है और ना ही इनको देने की। तो ये आए थे, इसको कहते थे शून्य वर्ग। क्या कहा गया? शून्य वर्ग। तो अक्रिय गैसों का इस सारणी में, वो ये पुरानी सारणी की बात है, नई सारणी की बात नहीं कर रहा, पुरानी सारणी। तो इन्होंने देखा कि इस तरीके से जब हमने उनको परमाणु भारों के आधार पर रखा, तत्वों को बढ़ते हुए क्रम में परमाणु भार के आधार पर, तो उसमें इतने दोष आ गए। फिर आई मेनलीफ की संशोधित आवर्त सारणी। भाई जब दोष आ गए तो कहा गया अब अच्छा इसमें किया क्या गया? तो ये हुआ कि भाई देखो इसमें संशोधन क्या हो सकता है। भाई कोई चीज गलत हो गई तो गलत क्या होने क्या है, भाई ठीक करो इसको किसी तरीके से। तो जब मेनलीफ की संशोधित आवर्त सारणी आई तो उन्होंने कहा, तो एक आया वैज्ञानिक मोजले। कौन सा है? मोजले। मोजले ने शब्द दिया परमाणु क्रमांक। क्या शब्द दिया? उन्होंने कहा मेनलीफ की आवर्त सारणी ठीक है यदि हम इसको आधार परमाणु भार ना माने, केवल क्या मान ले? परमाणु क्रमांक। तो मेनलीफ की आवर्त सारणी के दोष दूर हो सकते हैं। जो दोष आ रहे हैं मेनलीफ ने, भाई किसी काम को शुरुआत करना ही बहुत बड़ी बात है। मेनलीफ ने उस काम की शुरुआत की, और जब शुरुआत हुई तो उसमें दोष आ गए। दोष आ गए तो उसमें अब वह सुधार कर सकते हैं। तो मोजले वैज्ञानिक थे, इन्होंने कहा कि हम तत्वों के ये जो मेनलीफ ने बनाई ये सब सही है, बस इसमें हम परमाणु भार शब्द हटा दें और आधार क्या बना दें? इसको परमाणु। देखिए नई मेनलीफ की आवर्त सारणी में संशोधन लिखा रेडी है। अब इधर केवल मोटा वाला देखिएगा। इस आधार पर मेनलीफ द्वारा प्रतिपादित आवर्त नियम में संशोधन करके आधुनिक आवर्त नियम दिया गया। कौन सा नियम दिया गया? आधुनिक आवर्त। मेनलीफ का आधुनिक आवर्त नियम, ये मेनलीफ का ही चला है। उसमें हमने आधार क्या बनाया था? परमाणु भार। तो हमने क्या कहा था? तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उसके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते। ये पुरानी परिभाषा हो गई। नई परिभाषा क्या है? कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण, परमाणु भार की जगह क्या लगा दीजिए? केवल परमाणु क्रमांक। केवल अब क्या कर देंगे? परिभाषा वही रही। अब याद करने में कोई कठिनाई बताइए? बोलिए नई परिभाषा क्या हो गई? तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। अब आधार बनाया गया, परमाणु भार की जगह बनाया गया परमाणु क्रमांक। उन्होंने कहा परमाणु भार के आधार पर सारणी को ना बना करके हम बनाए परमाणु क्रमांक के आधार। अब ये नई सारणी आई, वो तो पुरानी सारणी थी मेनलीफ की। मेनलीफ की नई जो सारणी आई, यदि इसको आप मतलब बनाए, हम चाहते हैं सब लोग साथ साथ बनाओ, क्योंकि इसी के आधार पर आपको वर्ग की पूरी व्याख्या हो जाएगी, समूह की व्याख्या हो जाएगी। जितना भी आप इसमें देखेंगे सब आप, फिर आपको कोई चीज याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए हेडिंग डालिए मेनलीफ की संशोधित आवर्त सारणी। केवल एक बार इसको अपने दिमाग में बैठा लीजिए।
ना हो तो हाथ से बनाइए, फिर कापी पे पूरा कायदे से बनाइएगा। थोड़ा सा बड़े बड़े खाने बनाइएगा क्योंकि दो भाग बटेंगे, ए और बी। उन्होंने इस सारणी को दो भागों में बांट दिया। इस तरीके से आप बनाइए 8 एक 9 खाने बनाइए। इसको 1 2 3 4 5, हमारी तो जगह कम पड़ रही है, 8 9 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी को 9 स्तंभों में विभाजित किया। देखिए ये 9 स्तंभ बने हैं और 7 आवर्त बनेंगे। इधर 7 बनेंगे। ये इनको बनाइए 7। ऊपर वाला थोड़ी दीजिए, इसके बनाए 7। 1 2 3 4 5 6 और नीचे 7। पहली चीज तो आप ये ध्यान दीजिए कि मेंडलीव ने जो अपनी आवर्त सारणी बनाई है, उसमें जो है उन्होंने कितने स्तंभ दिए? ये 9। कितने स्तंभ दिए? 9। 1 2 3 4 5 6 7 8। आवर्त कितने दिए? 7। 1 2 3 4 5 6 7। बनाइए इतना। अब इसको डालिए आवर्त 1। ये हो गया अलग। इस तरीके से इसको बांट दीजिए। आवर्त 2, आवर्त 3, आवर्त 4। यदि ये इस सारणी को अपने दिमाग में रख लेंगे फिर ज्यादा याद नहीं करना पड़ेगा। ये है आवर्त 5, 6 और नीचे इसको डाल दीजिएगा 7। क्या कह रहे हैं? इधर भी डाल दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 तो ये हो गया है 0। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 क्या हो गया? 0, जिसकी बाहरी कक्षा फूट गया भरी। बनाया? चलिए अब हम आधार क्या ले रहे हैं? परमाणु क्रमांक। क्या आधार लिया इसका? परमाणु क्रमांक। यहाँ पे है, ये देखिए 2 भागों में फिर इसको बांट दिया, ए और बी। यहाँ पर भी फिर हर वर्ग को इन्होंने 2 भागों में बांटा, ए और बी। फिर इसमें ए और बी बनाइए। हर वर्ग को इन्होंने 8वें को छोड़ करके सारे वर्ग इन्होंने ए और बी में 7 तक बांट दिए। ये हो गया H1 और इधर इसमें हो गया
हो गया हीलियम, हाइड्रोजन और हीलियम। सेकेंड में देखिए यहाँ पर है लिथियम। ये तीन जो है इसके परमाणु क्रमांक है, ये जो आप नहीं देख रहे हैं तीन क्या बना दिए, ये क्या है परमाणु क्रमांक। इसका 1 2 और ए के नीचे लिखना, बी के नीचे मत लिखना, बी के नीचे हम जो लिखेंगे वो बी के नीचे लिखोगे। फिर है बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, O8 और F9। ठीक है, तीसरे में आइए सोडियम। दिखाई पड़ा आपको कि नहीं दिखाई पड़ा? मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, Si, फिर Fe50, सल्फर 16 और क्लोरीन 7। ये इधर थोड़ा सा देखो कि उधर बी वाले नहीं दिख रहे। चौथे में आएंगे K19, Ca20, Se21, EI22, B है 23, क्रोमियम 24 और Mn है 25। फिर यहाँ पर आया ये बी के नीचे आएगा कॉपर, बस इसके आगे हम नहीं बनाएंगे। ठीक है, इतना बना करके आप इतना बता रहे हैं और आगे आप लोग पूरी आपकी जो है रेडियन की आवर्त सारणी इससे बनाइएगा किताब से। कॉपर 29, Zn30, Ge31, Ga, Ge32, As33, Se34, Br35। 8वें मिनट में रखा Fe, Ca27, Ni20। बस कितने हम बना रहे हैं। अब आइए इधर आइए, मेनली की आवर्त सारणी के लक्षण।